अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजी की रूह से देखें। दैट इज़ अबाउट द अष्टक वर्क सिस्टम एंड आल्सो द ट्रांजिट्स। हम देखते हैं नाज़रीन कि जैसे कि हमारे यहाँ जो प्लैनेट्स गोचर में होते हैं या ट्रांजिट्स में होते हैं, वो हमेशा अपने ऑर्बिट में जो है वो उनका एक जर्नी होता है। होता ये है कि हमारे अकॉर्डिंग टू द क्लासिक्स के जो ट्रांजिट्स हैं उनको हमेशा मून साइन से जो है वो असेस किया जाना चाहिए। यानी मून साइन से उनकी पोजीशन को देखना चाहिए, किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब हम मून साइन से ट्रांजिट को देखते हैं तो क्योंकि अष्टक वर्ग का जो सिस्टम है उसके अंदर जो है वो हर प्लैनेट को मुख्तलिफ पोजीशन से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसको कि हम बिंदुस कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर एक प्लैनेट की पोजीशन जो है वो मून साइन से अच्छी है, वेल प्लेस्ड है, लेकिन उसकी पोजीशन बाकी तमाम प्लैनेट से और लगन से जो है वो वेल प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या वो प्लैनेट जो है वो अपने ट्रांजिट में रिजल्ट देगा? इस चीज़ को जज करने के लिए अष्टक वर्ग को जो है वो कंसिडर किया जाता है। बेसिकली अष्टक वर्ग को जो है वो ट्रांजिट्स में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब हो अष्टक का जो मतलब है वो है 8, ठीक है। यानी कि हम इसमें 7 प्लैनेट्स लेते हैं और इसमें 8वां लगन लेते हैं। लगन और 7 प्लैनेट्स को मिलाकर जो है वो अष्टक वर्ग बनता है, ठीक है। अब इसके जो है वो न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। हर प्लैनेट का एक इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न है जिसको कि हम अष्टक वर्ग कहते हैं। और जब हम उन तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं तो वह सर्वाष्टक वर्ग की सूरत में हमारे सामने आता है। ये पैटर्न्स जो हैं आपको आपके सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे कि मेरे सामने मैंने एक नोट डाउन किया, जैसे कि जुपिटर है, ठीक है। ये जुपिटर का अष्टक वर्ग आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। अब देखें जुपिटर की जो है अगर हम सन से पोजीशन देखें तो उसकी 1 2 3 4 7 8 9 10 11, ठीक है। ये पोजीशंस जो है वो ऑस्पिशियस होती हैं। इस तरह उसको मार्स से, मरकरी से, मून से और सब और लगन से जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको अभी ये नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि कैमरे में इतना विजिबल नहीं होता। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि जुपिटर एक प्लैनेट, जुपिटर को अगर हम सन से देखें तो उसकी 1 2 3 4 7 8 9 10 जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो ऑस्पिशियस है, यानी बेनिफिशियल हैं। जब हम उनके टोटल पॉइंट्स करते हैं नाज़रीन तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास 9 आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह जब हम मून से उसको देखते हैं जुपिटर की पोजीशन को, तो मून से हमारे पास 2 5 7 9 11 ये प्लेसमेंट्स ऑस्पिशियस होती हैं। टोटल ये 5 बनती हैं। इस तरह जब हम मार्स से देखते हैं तो 1 2 4 7 8 10 11 ये पोजीशंस ऑस्पिशियस होती हैं। टोटल पॉइंट्स इसके 7 बनते हैं। ये मैंने सारे लिखे भी हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। इसी तरह जो है मरकरी से जब हम देखते हैं तो मरकरी से 1 2 4 5 6 9 10 11 ये प्लेसमेंट्स ऑस्पिशियस है, बेनिफिशियल है, इसके 8 पॉइंट्स बनते हैं। इस तरह जब हम खुद से उसकी पोजीशन को देखें जुपिटर से तो उसकी जो है उसके 8 पॉइंट्स आते हैं। 1 2 4 5 6 9 10 11 ये पोजीशंस जो है वो उसकी ऑस्पिशियस हैं। इस तरह जब हम वीनस से देखें तो वीनस से उसकी 2 5 6 9 10 11 ये पोजीशंस जो है वो ऑस्पिशियस हैं। टोटल पॉइंट 6 आते हैं। इस तरह जब हम सैटर्न से देखें तो 4 प्लेसमेंट्स ऑस्पिशियस हैं, 3 5 6 12, ठीक है। सैटर्न से जो है जब हम जुपिटर को सैटर्न से रिकग्नाइज करेंगे अपने ट्रांजिट्स के अंदर तो उसकी 4 प्लेसमेंट्स हमारे सामने आएंगी और टोटल बिंदुस 4 आएंगे। इसे लगन से देखते हैं तो लगन के हमारे पास जो है, यानी मिसाल के तौर पे आपने जुपिटर के ट्रांजिट को जो है वो देखना है, लगन से देखना है, तो उसकी कौन सी प्लेसमेंट्स जो है वो ऑस्पिशियस हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिक क्लासिफिकेशन, डेट इज़ 1 2 4 5 6 7 9 10 11। टोटल पॉइंट्स हमारे पास 9 आ जाते हैं। इस नाज़रीन हर प्लैनेट के जो है वो हर प्लैनेट को ऐसी पोजीशंस दी गई हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। और फिर जब हम उनका टोटल करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। जब हम सारे पॉइंट्स का टोटल कर लेते हैं, यानी हम सैटर्न का, जुपिटर का, मरकरी का, मार्स का, तो हमारे पास 337 बिंदुस बनते हैं। 337 337 जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, अगर हम उनको 12 के ऊपर डिवाइड कर दें, 12 हमारे टोटल ज़ोडिक साइंस हैं।
अगर हम उनके ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास 28 का फिगर आ जाता है, ठीक है। 28 के जो हमारे पास एक फिगर आता है डेट इज़ कंसिडर्ड द एवरेज, इसको एवरेज समझा जाता है। एक तो वो न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न होता है जो कि इंडिविजुअल पैटर्न्स के हवाले से आपको दिखाई देता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर्स पे देखते हैं। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ 28 पॉइंट्स हैं या 30 पॉइंट्स हैं, 36 पॉइंट्स हैं, तो ये सर्वाष्टक वर्ग में आप इसको देखेंगे जो कि तमाम अष्टक वर्ग का टोटल होता है, ठीक है। न सिर्फ हमारे यहाँ जो गोचर होता है या ट्रांसिट होता है उसको बेसिकली लगन से देखा जाता है, यानी आप किसी भी असेंडेंट से देखना है, आपने एरी से देखना है, टॉरस से देखना है, आपने जेमिनाई से देखना है, तो आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स इस पर काम करते हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक बिंदुस नहीं देखे जाते, पॉइंट्स नहीं देखे जाते कि फ़लाँ प्लैनेट को जो है फ़लाँ हाउस में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब बात ये होती है कि इसमें एक और पॉइंट है कि वैसे तो टोटल 8 तक जाते हैं, अगर आप किसी प्लैनेट के इंडिविजुअल पॉइंट्स को देखें तो वो 8 तक जाएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट यानी 1 बिंदु क्या दिखाता है? 1 बिंदु दिखाता है कि अगर किसी हाउस में किसी प्लैनेट को 1 पॉइंट मिल रहा है तो वो हाउस कॉम्प्लिकेशन में है, क्योंकि 1 का मतलब है डिस्ट्रक्शन या लॉस। सेकंड बिंदु का मतलब है कि यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा हाउस है यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी नज़र आती है, आप इसको डिफ़िकल्टी के मीनिंग्स में ले लें। तीसरा बिंदु जो है, ये तीसरा पॉइंट वो फियर दिखाता है, वो एंग्जाइटी दिखाता है, वो भी प्रॉब्लम दिखाता है। चौथा बिंदु जो है वो आपको ये दिखाता है कि आप किसी चीज़ की एकम्प्लिशमेंट चाहते हैं, किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स आए, वो अच्छा पॉइंट है। 4 पॉइंट इज़ द गुड पॉइंट। 4 के बाद जितने पॉइंट्स हैं वो सब अच्छे बेनिफिशियल ख्याल किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी जैसे हम कहते हैं कि आपके मैरिज परसूट से, आपकी वाइफ से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड है। इसका 6 पॉइंट भी जो है वो आपको वेल्थ या जो प्रॉस्पेरिटी है वो दिखाता है। 7 पॉइंट हाई स्टेटस को दिखाता है, ठीक है। हाई स्टेटस को 7 पॉइंट्स दिखाता है। मैक्सिमम 7 तक ये पॉइंट्स जाते हैं इंडिविजुअल हाउसेस के हिसाब से। अच्छा, अब ये है नाज़रीन कि अगर हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा जब करते हैं और हम सर्वष्टक वर्ग में लेके जाते हैं तो मुख्तलिफ हाउसेस को मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसको प्रेडिक्ट करने का एक और तरीका ये भी है कि जब आप सर्वष्टक वर्ग में जाते हैं और आप देखते हैं कि किसी के हाउस को 28 पॉइंट मिल रहे हैं, मसलन एक इंसान जो है वो फॉरेन सेटलमेंट करना चाहता है, ठीक है, वो जाना चाहता है फॉरेन कंट्री में, ओके। तो फॉरेन कंट्री में जब वो जाएगा तो आप उसका कौन सा हाउस देखेंगे? आप उसका 12th हाउस देखेंगे, ठीक है। अब 12th हाउस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट का तो नहीं होता। 12th हाउस से तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आई मीन एक्सपेंस आता है, लॉसेस आते हैं, और भी बहुत कुछ हम 12th हाउस से देखते हैं। अब आपने देखना ये है कि एक बंदा फॉरेन सेटलमेंट चाहता है, उसके 12th हाउस में 28 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। एक एवरेज कंसिडर किया जाता है, क्या उसको वहाँ से कुछ गेन्स मिलेंगे कि नहीं, तो आप 12th की पोजीशन पे जाएं। जब आप 12th की पोजीशन पे जाएंगे तो कौन सा हाउस आएगा? 11th हाउस आएगा, ओके। 11th हाउस आएगा तो उसमें देखें कि कितने पॉइंट्स उधर मिल रहे हैं, ठीक है। 30 मिलते हैं, कम मिलते हैं, इससे ज़्यादा मिलते हैं। हाउस टू हाउस कंसेप्ट से अगर आप देखेंगे तो आप अष्टक वर्ग के हिसाब से बहुत अच्छी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अगर आपने ये देखना है कि उस बंदे की डिफ़िकल्टी कहाँ पर है, यानी अगर कोई बंदा, कोई भी शख्स कोई भी काम करना चाहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा लव मैरिज करना चाहता है, ओके। अब 5th हाउस जो है वो है प्रेम का, ठीक है, लव अफेयर्स का है, ठीक है। 5th हाउस में आप उसके पॉइंट्स देखें और 5th से आप 8th पोजीशन पर जाएं, क्योंकि डिफ़िकल्ट पॉइंट जो है, किसी भी चीज़ की जो डिफ़िकल्टी है, जो कष्ट है, वो उसका 8वीं पोजीशन है। मैंने अपने ज्योतिष की स्टडी में, जो अपने ड्यूनर चार्ट्स की स्टडी करती थी, तो मैंने उसमें ये चीज़ देखी कि हर प्लैनेट की जो 8वीं पोजीशन है या 8वें हाउस के अंदर जो प्लैनेट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर प्लैनेट की जो 8वीं पोजीशन है वो आपको डिफ़िकल्टी का जो है वो काज बताती है।
आप किसी की अगर कोई बंदा लव मैरिज करना चाहता है तो आप अगर फिफ्थ से आप जाएंगे 8th पोजीशन पर तो 12th हाउस आएगा। तो 12th हाउस के अंदर आप देखें कि उसके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर 12th हाउस के अंदर उसके ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे को उस चीज़ में डिफ़िकल्टी है, ठीक है, नहीं सॉरी, एट्थ पे जाएंगे तो 12th हाउस आएगा। तो 12th पे देखेंगे कि उसको वहाँ पे आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसकी डिफ़िकल्टी मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो अष्टक वर्ग को एनालाइज किया जाता है। अगर हम ट्रांजिट्स के हिसाब से देखें तो अगर कोई प्लैनेट जो है वो अपने एग्जॉल्टेड साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, अपने अपने साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, अपनी मूल त्रिकोणा राशि में ट्रांजिट कर रहा है और उसके बिंदु इंडिविजुअल कम हैं, यानी कि उसके 3 हैं कि 2 हैं या 1 हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। वजह ये है कि उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो एग्जॉल्टेड में है, वो अपने साइन में मूल त्रिकोणा में या वो फ्रेंडली साइन में है। तो ये चीज़ भी आपने कंसिडर करनी है। इससे अगर किसी प्लैनेट का ट्रांजिट जो है वो डेबिलिटेटेड राशि में हो रहा है या एनिमी राशि में हो रहा है और उसके बिंदुस वहाँ पे अच्छे पड़ रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट उसको उस तरह से नहीं मिलेंगे क्योंकि राशि की पोजीशन वीक है। तो इस तरह से जो है आपने अष्टक वर्ग को कंसिडर करना है। अष्टक वर्ग का जो है वो सिस्टम बेसिकली न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न है और इससे हम बहुत अच्छी जो है प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरी वीडियो थी अष्टक वर्ग के बारे में। एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी डीप है और एक वीडियो में इसको पूरी तरह समअप करना पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे मैं बात कर दूँगी और इस पर मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।